Bismillahirrahmanirrahim. Surgery, lecture number 51. Today we are going to discuss about anal pressure. Anal pressure. Anal pressure or perianal pressure. मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एनल प्रेशर, अगर ये क्या है, रेक्टम और ये एनल केनाल है। अगर एनल केनाल में लैंगिट्यूडिनल टियर हो, एनी टियर लैंगिट्यूडिनल टियर इन द एनल केनाल इज कॉल्ड एनल प्रेशर। तो लैंगिट्यूडिनल टियर इस तरह इसमें ज़ख़म होगी या टियर होगी, ठीक है। तो इसमें लिख ले एनी longitudinal tear and the epithelial lining of anal canal. सिंपल है। मोस्ट कॉमन cause of lower GIT bleeding in children is anal pressure. तो इसमें लिख ले मोस्ट कॉमन cause of lower GI bleeding, ठीक है। एमसीक्यूज को ध्यान से देखे, अगर मोस्ट कॉमन काज ऑफ जीआईटी ब्लीडिंग है तो फिर मोस्ट कॉमन काज ऑफ जीआईटी हेमराइड तो लोअर जीआईटी नहीं, डाइवर्टिकुलोसिस लोअर जीआईटी की है। मोस्ट कॉमन ओवरऑल अपर जीआईटी एंड लोअर जीआईटी। अगर इस तरह एमसीक्यूज है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ जीआई ब्लीडिंग अपर और लोअर को मेंशन नहीं किया तो फिर आंसर क्या होगी, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर सिंपल। अगर मेंशन किया है मोस्ट कॉमन काज ऑफ लोअर जीआईटी ब्लीडिंग, मोस्ट कॉमन काज ऑफ लोअर जीआई ब्लीडिंग, तो फिर हमारे पास दो कंडीशन होगी, या तो एमसीक्यूज के पूछा होगा चिल्ड्रन के बारे में या फॉर अडल्ट। सो फॉर चिल्ड्रन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोअर जीआईटी ब्लीडिंग इज एनल प्रेशर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस। तो यहाँ पे क्या है, एनल प्रेशर। और फॉर अडल्ट डाइवर्टिकुलोसिस। डाइवर्टिकुलोसिस इसमें एनल प्रेशर में ब्लीडिंग होगी, पेनफुल ब्लीडिंग होगी, डाइवर्टिकुलोसिस में पेनलेस ब्लीडिंग होगी। अगर इस तरह एमसीक्यूज है मोस्ट कॉमन काज ऑफ जीआई पेनलेस जीआई ब्लीडिंग, तो फिर भी डाइवर्टिकुलोसिस होगी। पेनलेस इसमें जो ब्लीडिंग होता है ये क्या होता है, पेनलेस, इसमें पेनलेस ब्लीडिंग होता है, पेनलेस, और इसमें पेनफुल ब्लीडिंग। सिंपल है। अगर मोस्ट कॉमन जीआईटी ब्लीडिंग है तो फिर पेप्टिक अल्सर है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग, तो फिर भी पेप्टिक अल्सर। मोस्ट कॉमन तो ओवरऑल भी है तो अपर की भी है, और बच्चों में भी और अडल्ट में भी। अगर लोअर जीआईटी के बारे में स्पेसिफिकली पूछा जाए तो फिर एनल प्रेशर इन द चिल्ड्रन एंड डाइवर्टिकुलोसिस इन अडल्ट, ठीक है। अब एनल प्रेशर या ये टियर क्यों होता है, तो द मोस्ट कॉमन काज फॉर दिस आपके ख्याल में क्रॉनिक कंस्टिपेशन, हेमोराइड भी कंस्टिपेशन की वजह से होती है, हार्ट स्टूल की वजह से, और ये भी अगर हार्ट स्टूल हो तो मतलब ये एनल केनाल को डैमेज कर सकता है। तो इसमें फीचर क्या होगी,
फीचर, ये तो फीचर, इसमें क्या होगी, इसके लिए जो क्लासिक प्रेजेंटेशन है, अगर स्टूल में स्ट्रीक ब्लड है, स्ट्रीक लाइन ब्लड ऑन द स्टूल या टॉयलेट पेपर, दैट वुड बी एनल प्रेशर। ठीक है, मतलब यहां पे जब स्टूल पास होते हैं, स्टूल और स्टूल के साथ जब ये लॉन्गिट्यूडिनल टीयरिंग है, तो ये ब्लड इसके साथ साथ आएगी, तो स्टूल पे इस तरह स्ट्रीक होगी, तो स्ट्रीक लाइन ऑन द स्टूल या टॉयलेट पेपर, दैट वुड बी एनल प्रेशर। तो पहले फीचर तो ये है कि ये इसमें पेनफुल ब्लीडिंग होगी फॉर रेक्टम मतलब इनसे पेनफुल ब्लीडिंग होगी। ठीक, दूसरा क्लासिक, ये नोट कर ले और इससे आप बाकी क्लासिक पॉइंट इसमें ये है कि स्ट्रीक लाइन ऑफ ब्लड ऑन स्टूल और टॉयलेट पेपर, सिंपल है, मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल टियर है, तो स्टूल जब पास होते हैं तो इसके साथ साथ एक स्ट्रीक लाइन होगी इस तरह ब्लड की, तो दैट वुड बी एनल प्रेशर। अब ये एनल प्रेशर, इसकी काजेस क्या है, इसकी काजेस, the most common cause for anal pressure is constipation, मोस्ट कॉमन काज, हेमोराइड के लिए भी कंस्टिपेशन। दूसरा, हार्ड स्टूल, कंस्टिपेशन हो तो हार्ड स्टूल होगी। अच्छा, तीसरा, अगर क्रॉनिक डायरिया हो और डायरिया में इस तरह की सब्सटेंस है जो एनल कैनाल को इरिटेट करे, तो इसकी वजह से भी हो सकती है, तो क्रॉनिक डायरिया प्रेगनेंसी में हो सकता है, प्रेगनेंसी में इस पे जोर प्रेशर लगेगी तो उसकी वजह से भी टीयरिंग हो सकता है, तो प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ में भी इस पे प्रेशर लगेगी, तो चाइल्ड बर्थ। अच्छा, और एनल ट्रामा की वजह से भी एनल प्रेशर हो सकता है, तो एनल ट्रामा, तो दीज आर द काजेस ऑफ एनल प्रेशर। अब एनल प्रेशर की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एनल प्रेशर। अब देखो, अगर हम इस तरह क्लॉक को ड्रा करें, दिस इज एनल वर्ज, ठीक है, तो ये एनएस है, ये 12 ओ क्लॉक है, ये 6 ओ क्लॉक है, ये इंटीरियर की तरफ 12 ओ क्लॉक। अगर पेशेंट लेथार्टमी पोजीशन में है तो 12 ओ क्लॉक पे क्या है, ये वेजाइना की तरफ ये 12 ओ क्लॉक है, पोस्टीरियर की तरफ 6 ओ क्लॉक। अब ये मोस्ट कॉमन साइड जो है ये 6 ओ क्लॉक है, मोस्ट कॉमन साइड 6 ओ क्लॉक। मोस्ट कॉमन साइड फॉर एनल प्रेशर वुड बी पोस्टीरियर, और ये 6 ओ क्लॉक पोस्टीरियर है, ये इंटीरियर है, 12 ओ क्लॉक इंटीरियर है, और ये सेकंड मोस्ट कॉमन काज है। बाकी जगहों पे भी हो सकता है, मोस्टली 6 ओ क्लॉक पे होगी या 12 ओ क्लॉक पे। ये इंटीरियर ज्यादातर जो सीन इन usually in childbirth, in या वेजाइनल डिलीवरी, सेम है। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट, मोस्ट कॉमन काज 6 ओ क्लॉक पे होगी और ये 12 ओ क्लॉक पे। अब इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेंगे,
पहले अगर ये क्रॉनिक एनल प्रेशर है तो द क्रॉनिक एनल प्रेशर में ये पॉइंट होगी, इन क्रॉनिक एनल प्रेशर, anal pressure, chronic anal pressure, there can be skin tag. स्किन टेक इसका दूसरा नाम है सेंटिनल टैग, तीसरा सेंटिनल पाइल। सिंपल है ये। क्रॉनिक यहाँ पे रेक्टम है, एनल केनाल। अब यहाँ पे लेजन है, यहाँ पे क्या है, ये टीयरिंग है। तो इस कभी कभार इस तरह होता है कि ये जो इसकी जो स्किन है इस तरह एक टैग इसमें होती है, ये टैग, इस टैग को कहते हैं सेंटिनल पाइल या स्किन टैग, एंड दैट इज अकर इन chronic anal pressure. Investigation of choice for this is external inspection. इसके लिए तो कोई हम बाहर से देख सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें लिख लें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। ठीक, इसके लिए हम मैनेजमेंट किस तरह करेंगे? एनल प्रेशर के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो स्ट्रीक लाइन ऑन द स्टूल, तो इससे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि ये क्या है, एनल प्रेशर है। मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे? तो मैनेजमेंट जिस तरह हम हेमोरॉइड के लिए करते हैं, तो पहले तो लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल चेंज में हम क्या करेंगे, इंक्रीज फाइबर डाइट, जिसकी वजह से कंस्टिपेशन कम होगी। फाइबर डाइट से कंस्टिपेशन कम होती है। इंक्रीज लिक्विड फ्लूइड इनटेक, पानी का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करें तो उसकी वजह से भी कंस्टिपेशन कम होगी। इसके लिए हम दूसरा सिट्स बात क्या है, टब में वार्म वाटर को ले ले और पेशेंट को बताए कि 10 मिनट तक ट्विस्ट अडे इसमें बैठ जाए, उसकी वजह से ये स्फिंक्टर रिलैक्स होगी और ये एनल प्रेशर आसानी से इसकी हीलिंग होगी। तीसरा, इसके लिए हम टॉपिकल कुछ देंगे, टॉपिकल मेडिसिन में हम क्या दें? देखो यहाँ पे लेजन है और ये इंटरनल स्फिंक्टर जब ये क्लोज होता है तो ये लेजन इसकी हीलिंग नहीं होती। जब ये स्फिंक्टर क्लोज होते हैं तो इसकी ये लीजन ओपन होता है। जितना ये क्लोज हो तो इतना ये लीजन ओपन होता है, इसकी हीलिंग आसानी से नहीं होते। तो हम कुछ इस तरह ड्रग देंगे जो इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करे, तो फिर आसानी से इसकी हीलिंग होगी। पहले तो इसमें पेन है, तो पेन के लिए क्या देंगे? हाँ, टॉपिकल क्या देंगे पेन के लिए? लोकल एनेस्थेटिक, और लोकल एनेस्थेटिक क्या है? यस, लिग्नोकेल या ज़ाइलोकेन जेल। अच्छा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए हम डिल्टिएज़म क्रीम ताकि ब्लड सप्लाई अच्छी हो और इसकी जो हीलिंग हो जाए, या नाइट्रेट देंगे, नाइट्रेट जेल। और इसकी वजह, नाइट्रेट की साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये हेडेक कराता है और मंडे डिजीज़ कराता है। नाइट्रेट जो पेक्टिन में काम कर देते हैं, तो नाइट्रेट में ये सलाहियत है कि जब हम नाइट्रेट को इनहेल कर देते हैं, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं।
जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाए ब्रेन में तो उसकी वजह से हेडेक होती है। अब ये हेडेक का मतलब जब ये फैक्ट्रियों में मंडे के दिन ये लोग आते हैं तो हेडेक होगी। फिर जब एक दिन 2 दिन गुजर जाए तो ये इसमें एबिलिटी है टॉलरेट करने की, मतलब फिर नाइट्रेट हो भी बॉडी में तो फिर वेसल डायलेट नहीं होते। तो फिर दोबारा जब हफ्ते के दिन ये छुट्टी करते हैं तो फिर तो नाइट्रेट ख़त्म हो गई। दोबारा जब मंडे पे आते हैं तो दोबारा नाइट्रेट बॉडी में आ गए, तो फिर दोबारा वेसल की डायलेशन होगी तो दोबारा हेडेक होगी। इसको कहते हैं मंडे डिजीज। तो इसकी साइड इफेक्ट क्या है? हेडेक। अब ये क्रॉनिक कंस्टिपेशन की वजह से है, तो कंस्टिपेशन के लिए हम कौन सी ड्रग देंगे? लैक्सेटिव। जो स्टूल को साफ बना देते हैं तो हम देंगे लैक्सेटिव। अब 5 नंबर इसके लिए जो है तो वो हम सर्जरी करेंगे। अगर इससे ठीक नहीं होते तो फिर लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी। और सर्जरी हम किस तरह करेंगे? लेटरल इंटरनल स्पेक्ट्रोटमी, लेटरल इंटरनल स्पेक्ट्रोटमी, स्पेक्ट्रोटमी। अच्छा, लेटरल का मतलब है साइड वाइज, कट हम लगाएंगे स्पेंक्टर में। स्पेक्ट्रोटमी का मतलब है स्पेंक्टर और टूमी का मतलब है कट। तो स्पेंक्टर को कट करेंगे, इंटरनल स्पेंक्टर को लेटरल साइड की तरफ। फ्रंट साइड पे तो हम कट नहीं कर सकते, विजाइना को डैमेज कर सकते हैं, और बैक साइड भी कट नहीं कर सकते। तो बेस्ट ऑप्शन इज लेटरल इंटरनल स्पेक्ट्रोटमी। दूसरा टॉपिक जो है वो है पीरी एनल एब्सेस। पीरी एनल एब्सेस, व्हाट इज एब्सेस? अब एब्सेस इज अ पस कलेक्शन इन अ सैक, ठीक है, तो इसको एब्सेस कहते हैं। अब ये अगर एनस के एबगिर है नियर टू द एनस तो दिस इज कॉल्ड पीरी एनल एब्सेस। तो इसमें लिख ले a collection of pus near the anal canal या anus. The most common site for infection in the anal canal is crypts, और क्रिप्ट्स में जब इन्फेक्शन हो जाए तो इससे एब्सेस बन सकते हैं, तो फिर ये एब्सेस स्प्रेड हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या है? मोस्ट कॉमन साइट फॉर इन्फेक्शन इन एनल कैनाल वो क्रिप्ट्स है। क्रिप्ट्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द एनल कॉलम या कॉलम ऑफ मुर्गाग्नि। तो फिर इसमें जब इन्फेक्शन हो जाए इट कैन लीड टू एब्सेस। अब एब्सेस की क्लिनिकल फीचर या इसकी सिम्टम क्या होगी? सिम्टम, सिम्टम अच्छा, सवियर फेन, सवियर फेन अराउंड द एनस, ठीक। दूसरा, इसमें इन्फ्लेमेशन है, पस है तो पेन तो होगी। पेन वर्सन वर्स with sitting and passing stool। तीसरा इसमें होगी रेडनेस, इन्फ्लेमेशन है तो रेडनेस, वार्म, जहां पे इन्फ्लेमेशन हो तो रेडनेस वार्म, तो ये तो इसके साइन है। और टेंडरनेस, अगर हम इसको टच करें तो इस पे क्या होगी?
पेन होगी। अच्छा, अब ये एब्सेस है तो अगर एनएस के इर्द गिर्द हम इसको देखें तो फिर स्वलन होगी, लंप होगी, तो स्वेलिंग या लंप, लंप नियर द एनस। और कभी कभार ये इन्फेक्शन है तो इसमें सम टाइम प्योर भी हो सकती है। अच्छा, आज ये तो हम भी इंस्पेक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इसकी करा सकते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसकी मैनेजमेंट क्या है, बेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, जब भी एब्सेस हो, पास हो, तो द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर दिस इंसिजन एंड ड्रेनेज। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी आया था इस सिनारी में कि पास है तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है, इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो मैनेजमेंट क्या है, इंसिजन एंड ड्रेनेज। ये इंसिजन और ड्रेनेज हम करते हैं क्रूशिएट इंसिजन, क्रूशिएट। व्हाट इज क्रूशिएट इंसिजन? क्रूशिएट का मतलब है क्रॉस। ये इसमें हम इंसिजन, ये जो कट लगाते हैं तो इस तरह कट, इस तरह और इस तरह, और फिर ये पस को बाहर निकाल देते हैं। ये स्काल्पल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर देते हैं, स्काल्पल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। Cruciate incision, what the other condition in which we do cruciate incision? Carbuncle. हेयर पार्टिकल में जब पस बन जाए तो इसके लिए भी क्रूशिएट इंसिजन करते हैं। तो फॉर आल्सो फॉर कार्बंकल, ठीक है, क्रूशिएट इंसिजन इसके लिए कर देते। अब अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज न करें तो इट कैन लीड टू फिस्टुला, फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुला। इफ not managed properly, it can lead to perianal sinus या फिस्टुला। इसका दूसरा नाम है फिस्टुला इन एनो। ठीक है, पेरिएनल साइनस या फिस्टुला इसकी वजह से हो सकती है। पेरिएनल फिस्टुला क्या है? तीसरा जो टॉपिक है वो है पेरिएनल फिस्टुला। सिंपल, तो ये पेरिएनल फिस्टुला या इसको हम कहते हैं फिस्टुला इन एनो, फिस्टुला इन एनो। अगर कोई डक्ट इस तरह है कि इसकी दोनों एंड ओपन है तो ये फिस्टुला है। एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द टू पॉइंट वेयर बोथ एंड्स आर ओपन इज कॉल्ड फिस्टुला। अब अगर एक एंड ओपन है और एक क्लोज, व्हाट इज दिस? साइनस। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन, अगर दोनों एंड ओपन है तो फिस्टुला और एक एंड क्लोज है तो फिर साइनस है। अब इसमें स्मॉल ट्यूब, a small tube which connect inside of anal canal to the skin, to the outside skin near anus, या इसमें लिख ले imagine like a pipe, imagine
ठीक, देखो ये है यार, ये रेक्टम है, एनल कैनाल है, एनल वॉच है। अगर कोई कनेक्शन इस तरह, ये नॉर्मल तो ये एनल कनेक्शन ये है, ओपनिंग होती है। अगर कोई इस तरह कनेक्शन हो एबनॉर्म, तो अब ये एबनॉर्मल कनेक्शन है, इस तरह डक्ट बन जाए तो इसको क्या कहते हैं, फिस्टुला। तो अब ये फिस्टुला पाइप जैसी है ना, ठीक है, इसको कहते हैं फिस्टुला इन एनो या पेरिएनल फिस्टुला। इसकी सिम्टम क्या होगी, ये होता क्या है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द पेरिएनल एब्सेस, ठीक है। अब ये क्लोज क्यों नहीं होते, मतलब आप इस तरह सोचेंगे कि ये खुद ब खुद हील क्यों नहीं होते, इसमें इस तरह एबनॉर्मल टिश्यूज है जो वो हील नहीं होते, ठीक है। तो सिम्टम क्या होगी, सिम्टम, इसकी जो सिम्टम है, अच्छा, अब इसमें ये पस की वजह से है, तो ये पस इस ओपनिंग पे नीचे आ सकती है, तो पस डिस्चार्ज फ्रॉम द एक्सटर्नल ओपनिंग नियर द एनस। इसमें क्या होगी, फर्स्ट डिस्चार्ज फ्रॉम a tiny opening, from a tiny opening near the anus, सिंपल है। दूसरा, इसमें क्रॉनिक इरिटेशन होगी, क्रॉनिक इरिटेशन या इचिंग, और कभी कभार इसमें माइल्ड पेन भी हो सकता है। पेन, severe pain would be anal pressure, mild pain is anal fistula, माइल्ड पेन भी इसमें हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये फिस्टुला ज्यादातर तो एक होता है, कभी कभार ये डक्ट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। अगर मल्टीपल फिस्टुला हो तो इसको कहते हैं वाटर कैन पीरिनियम। जिस तरह फाउंटेन है ना, फाउंटेन शावर जो हमने, तो उसमें कितने, ये फाउंटेन है, तो इसमें एक होल यहाँ पे इस तरह, हाँ, तो ज्यादा ओपनिंग हो, और ये हम एक्सटर्नल इंस्पेक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि फिस्टुला है या नहीं है। पेशेंट को आप उसको बताएंगे, लेटाटमी पोजीशन पर उसको लेटाएंगे और इसकी इंस्पेक्शन से पता लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें इन्वेस्टिगेशन तो हम कर सकते हैं किस चीज से, पहले यूजुअली फिस्टुला, ये सिंगल एन नंबर, अगर मल्टीपल है, मल्टीपल मल्टीपल फिस्टुला, मल्टीपल फिस्टुला है तो इसको हम कह सकते हैं वाटर कैन पीरिनियम। तो ये पीरिनियम एरिया में है तो वाटर कैन पीरिनियम। अब देखो वाटर कैन पीरिनियम की काजेस क्या है, कि ये मल्टीपल फिस्टुला बनते क्या है, तो इसके लिए वाटर कैन पीरिनियम की जो काजेस है, इसकी काजेस, वो क्रोन डिजीज, टीबी, कैंसर, ट्रामा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, तो इनमें ये मल्टीपल फिस्टुला इनमें बन सकता है।
अगर आसानी से याद करते हैं तो ये इस तरह लिख ले, क्रोन, क्रोन, टीबी के लिए लिखे क्रोच, कैंसर इस तरह लिखे कैंसर, ट्रामा क्रश, और इस तरह। तो क्रोन, क्रोच, कैंसर और क्रश, तो ये इसकी काजेस है। मल्टीपल पेस्टुला, इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, इन्वेस्टिगेशन वो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, अच्छा, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज MRI फिस्टुलोग्राफी, ठीक है, MRI फिस्टुलोग्राफी, ठीक। अच्छा, ये तो इतना तो आपको पता है कि ये फिस्टुला क्या है, एबनॉर्मल कनेक्शन है। साइनस तो सेम है, अगर ये पीरिनियम है, ये आउटसाइड स्किन है, और ये डक्ट बाहर हम नहीं देख सकते, और इस तरह डक्ट है कि ये स्किन के अंदर साइड, तो ये इसकी एक एनक्लोज है, इसको साइनस कहते हैं, सेम है। फिस्टुला में क्या, हाँ, मतलब अच्छा, आप कहते हैं कि इसमें ओपनिंग, ये तो इनसे आउटसाइड अनदर ओपनिंग है, नहीं, बस डिस्चार्ज होगी। अब देखो, अगर इसके मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, पहले को आपको पता हो गुड साल रूल, गुड साल रूल, गुड साल रूल इस तरह है, ये एनल कैनाल है, एनल वर्ज, एक्सटर्नल यूएनएस है, इस पे इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करें, ड्रा एन इमेजिनरी लाइन, लाइन। अब अगर ये इमेजिनरी लाइन हमने ड्रा किया है, तो ये दो में हमने डिवाइड किया है, एक इंटीरियर है, एक पोस्टीरियर। गुडसाल रूल कहता है कि अगर इसको आप टाइम देते हैं तो 12, फिर 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, और ये लाइन 3 ओ क्लॉक पे है, 4 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, 6, 7, 8, 9, 10 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक। अगर पेस्टुला 2 ओ क्लॉक पे है, 1 ओ क्लॉक पे है, 11 पे है, और 10 पे है, जो भी है, लेकिन वो इंटीरियर की तरफ है, तो देट वुड बी स्ट्रेट पेस्टुला, ठीक है। इंटीरियर की तरफ जो पेस्टुला हो, that would be straight। अब इस तरह, अब ये पेस्टुला है, तो ये क्या है, स्ट्रेट है, ये भी क्या है, इंटीरियर की तरफ है, तो स्ट्रेट है। ये कहता है कि अगर पोस्टीरियर की तरफ पेस्टुला है, तो फिर वो कर्व होगी पेस्टुला। कर क्यों, ये 6 ओ क्लॉक से स्टार्ट होगी, इस तरह भी हो सकता है, और इस साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। अब देयर इज एन एक्सेप्शन टू विच गोडसाल रूल इज नॉट एप्लीकेबल। अगर ये स्टार्ट 6 पॉइंट से है, हाँ, इंटरनल ओपनिंग 6 ओ क्लॉक पे है, और ये इस तरह पेस्टुला इतना ज़्यादा है कि ये इंटीरियर की तरफ इसकी जो डक्ट ओपनिंग है, अगर पेस्टुला की लेंथ 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो फिर गोडसाल रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू दैट कंडीशन, ठीक है। तो इसमें लिख ले एक्सेप्शन क्या है,
if there is anterior fistula, if there is anterior fistula but its length greater than 3 सेंटीमीटर। इसके एमसीक्यूज मैं भेजूंगा बाद में, ठीक है। अब पोस्टीरियर से स्टार्ट होता है, लेकिन हमें तो बाहर ये नजर आता है, एक्सटर्नल ओपनिंग ये है, इंटरनल ओपनिंग ये है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल ओपनिंग इंटीरियर की तरफ है, अगर हमने कहा कि एक्सटर्नल ओपनिंग इंटीरियर की तरफ हो तो फिस्टुला स्ट्रेट होगी, अगर पोस्टीरियर है तो फिर कर्व होगी। अब ये देन गुडसाल रूल इज नॉट एप्लीकेबल, गुडसाल्स रूल नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास इंटरनल ओपनिंग के बेस पे हम डिवाइड कर देते हैं हाई फिस्टुला एंड लो फिस्टुला ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल ओपनिंग there may be high fistula and low fistula। सिंपल, ये रेक्टम है, एनल केनाल, यहाँ पे क्या है, स्फिंक्टर है, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अगर ये कनेक्शन एक्सटर्नल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर है तो अबव द इंटरनल स्फिंक्टर दैट इज कॉल्ड हाई फिस्टुला। तो हाई फिस्टुला हम इसके लिए फिस्टुलेक्टोमी नहीं कर सकते, देयर इज द रिस्क फॉर द डैमेज ऑफ दीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अगर इस तरह ये लो फिस्टुला इसको कहते हैं, जिसमें चांसेस देयर इज मिनिमम, मतलब इसमें रिस्क ना हो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर की डैमेज करने की। तो ये हाई फिस्टुला इन लो फिस्टुला। लो फिस्टुला के लिए हम जो सर्जरी करते हैं तो वो या तो फिस्टुलेक्टोमी, फिस्टुलेक्टोमी का मतलब है कि ये फिस्टुला को हम रिमूव कर दे, ठीक है, या फिस्टुलोटमी। फिस्टुलोटमी का मतलब है कि ये जो एबनॉर्मल टिश्यू है वो इनसाइड से हम इसकी इंसिजन करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंसिजन, और फिर इसकी हीलिंग होगी, ठीक है। तो ये फिस्टुलोटमी है ये, और फिस्टुलेक्टोमी। हाई फिस्टुला के लिए हम करते हैं सेटान ट्रीटमेंट। सेटान ट्रीटमेंट इस तरह है कि हम अब अगर ये फिस्टुला को रिमूव करते हैं तो वी कैन डैमेज द स्फिंक्टर, और स्फिंक्टर को डैमेज करे तो फिर स्टूल इनकंटिनेंसली पास होगी, फिर तो मसला होगी। तो एक थ्रेड को इसके अंदर एंटर कर देते हैं, पास आ थ्रेड, और थ्रेड को इस इनस के थ्रू बाहर निकालते हैं और इसको इस तरह कर देते हैं। अब ये इस तरह ये थ्रेड को मूव कर देते हैं और इसकी वजह से इसकी टिश्यू कट होगी। जब टिश्यू कट होगी तो इसकी ग्रेजुअली हीलिंग होगी, ठीक है। इसको कहते हैं सेटान ट्रीटमेंट। तो कट, इसमें हम क्या करते हैं, पास थ्रेड और इसके बाद कट द फिस्टुला इनसाइड, ग्रेजुअल हीलिंग, ठीक है। ये था सेटान ट्रीटमेंट। क्या, गुडसाल रूल। गुडसाल रूल से हम पता लगा सकते हैं कि ये फिस्टुला स्ट्रेट है या कर्व है।
कर्व के लिए तो हम अलग से ट्रीटमेंट करेंगे और स्ट्रेट के लिए तो सीधा पता हम लगा सकते हैं कि ये पेस्टुला स्ट्रेट है, तो आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इंटीरियर की तरफ जो पेस्टुला होता है तो वो स्ट्रेट होता है और पोस्टीरियर की तरफ वो कर्व होता है। हाँ, ये गुडसाल ने इस तरह डिस्कवर किया था, उसने जो मतलब उसने रिसर्च किया था, तो वो ठीक है। ठीक है, अब रेक्टल प्रोलेप्स, कभी कभार जो ये रेक्टल, जिस तरह हिमोरॉइड प्रोलेप्स होता है, कभी कभार रेक्टम भी प्रोलेप्स हो सकता है। अब रेक्टल प्रोलेप्स या तो पार्शल रेक्टल प्रोलेप्स होगी और या होगी फुल थिकनेस प्रोलेप्स। पार्शल थिकनेस, अगर रेक्टम की सिर्फ म्यूकोजा बाहर आ जाए तो इसको कहते हैं पार्शल रेक्टल प्रोलेप्स, ओनली म्यूकोजा प्रोलेप्स। इसमें all the layer of the rectum prolapse, all the layer prolapse। ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में, ये मोस्ट कॉमन होता है अडल्ट में। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वीक पेल्विक फ्लोर। ठीक है, रिस्क फॉर दैट इज द वीक पेल्विक फ्लोर। ठीक, और ये क्या होता है? तो अंडर डेवलपमेंट ऑफ सेक्रल स्कर, अगर सेक्रम को इसकी जो कर है वो सही डेवलप ना हो जाए तो फिर ये रेक्टम नीचे जा सकता है। तो काज इसकी क्या है? अंडर डेवलपमेंट ऑफ सेक्रल कर्व। इसकी मैनेजमेंट किस तरह करेंगे? तो रेक्टोपेक्सी, रेक्टम को वापस अपनी जगह पे फिक्स करेंगे, या कभी कभार सर्जरी भी कर सकते हैं। अगर रेक्टोपेक्सी नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? रेक्टोपेक्सी या सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। अच्छा, कभी कभार इस तरह होता है कि एनस बिल्कुल बनता ही नहीं, मतलब देयर इज नो एनल ओपनिंग, तो इसको कहते हैं एनल एट्रीजिया। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, अगर कंजेनिटली एनस को न बने तो इस कंडीशन को कहते हैं एनल एट्रीजिया। इसके लिए जो ये याद रखें कि इसका अब एनल एट्रीजिया हो, दियर इज नो एनस इन द चिल्ड्रन, तो फिर हम इन्फेंट, तो फिर हम ये चेक करेंगे वेक्ट्रल। व्हाट इज वेक्ट्रल? इन बच्चों में क्या होगी? वर्टिब्रल डिफेक्ट, ये एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड है। इसमें क्या होगी? एनल एट्रीजिया, और ये एनल एट्रीजिया हो तो कभी कभार इसमें पेस्टुला बनते हैं। ये रेक्टम कनेक्टेड होता है यूरिनरी ब्लैडर के साथ, इस तरह इसमें एबनॉर्मल कनेक्शन वहां पे होती है। और इसमें क्या होगी? कार्डियक डिफेक्ट। इसमें हो सकता है ट्रेक्यू एसोफेजियल पेस्टुला। ट्रेक्यू एसोफेजियल पेस्टुला क्या है? अगर ट्रेकिया और एसोफेगस, ये ट्रेकिया है और ये एसोफेगस है,
अब इन दोनों के बीच में इस तरह कनेक्शन हो कि इसके दोनों एंड ओपन है तो इसको कहते हैं ट्रेकिया इसोफेजियल फिस्टुला। इसमें हो सकता है इसोफेजियल एट्रीजिया, और इसमें हो सकता है रीनल एनॉमलीज, और इसमें हो सकता है लिम्फ एनॉमलीज। और फिर सर्जन डिसाइड करता है कि किस तरह इसके लिए ये ओपनिंग करनी है। ठीक, अब एक पहले तो ये था कि जो कल हमने डिस्कस किया था कि द मोस्ट कॉमन द सोर्स फॉर हेमोरॉइडल ब्लीडिंग इज वेनस इन नेचर, तो वो अपने नोट्स में करेक्ट कर, वो इंटरनल ब्लीडिंग हो या एक्सटर्नल। अगर ब्राइट रेड है तो वो इसकी नेचर वेनस होगी। ब्लड सप्लाई तो हेमोरॉइडल आर्टरी कर देता है, लेकिन उसकी जो ब्लीडिंग होती है हेमोरॉइडल आर्टरी की वो वेनस इन नेचर है। दूसरा, हार्शस्प्रंग डिजीज में हम क्या करते हैं, तो ये भी अपने नोट्स में लिख रहे अलग से। हार्शस्प्रंग डिजीज, हार्शस्प्रंग डिजीज में जो हम किस तरह साइन होती है, बाय डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन देयर विल बी एक्सक्लूसिव स्टूल or gas come out, your gush of stool will come out, and that is known as squat sign. तो हार्शस्प्रंग साइन, हार्शस्प्रंग डिजीज, हार्शस्प्रंग डिजीज में क्या होते हैं, बाय डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे रिलीज एक्सक्लूसिव रिलीज ऑफ स्टूल और गैसेस। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है इसको कहते हैं स्क्वाट साइन। इसको क्या कहते हैं, स्क्वाट साइन। दूसरा, जब भी इन्फ्लेमेशन हो इंटेस्टाइन की, इन्फ्लेमेशन हो इंटेस्टाइन की, तो इसमें हम तो कोलोनोस्कोपी कर देते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में हम क्या कर देते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कोलोनोस्कोपी। अगर नॉन इन्वेजिव टेस्ट का पूछा जाए तो इन्फ्लेमेशन में क्या होते हैं, न्यूट्रोपेल आते हैं, तो न्यूट्रोपेल डिराइव्ड प्रोटीन हम पीकल में चेक कर सकते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या है, क्रोन और अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर इसमें पूछा जाए कि नॉन इन्वेजिव टेस्ट, नॉन इन्वेजिव कोलोनोस्कोप तो हम एंटर कर देते हैं, और नॉन इन्वेजिव टेस्ट तो फिर पीकल काल प्रोटैक्टिन, फीकल काल प्रोटैक्टिन। इंटेस्टाइन की जब इन्फ्लेमेशन हो तो इसकी न्यूट्रोपेल से ये डिराइव होते हैं दीस प्रोटीन, तो इसमें लिख ले न्यूट्रोफिल डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन है? हेमोराइड की जो ब्लीडिंग सोर्स है वो वेनस इन नेचर।